हेलो बच्चों, हाउ यू डूइंग? आई होप यू आर ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। और आपको पता है मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देती हूँ ताकि आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सको, ठीक है। और जो बच्चे बहुत सारा मोटा मोटा अमाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं दे सकते, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, यूट्यूब पे सारा मटेरियल अवेलेबल है। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहती हूँ सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। बिना सेल्फ स्टडी के आज तक किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। ओके, तो अब हम बिना देर किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और आज हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आपने पिछले सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस करो, 500 से 600 क्वेश्चंस आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन के अंदर कम से कम इतने क्वेश्चन करो, एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करो। एनसीईआरटी को बार बार रीड करो, लेकिन थोरोली रीड करो, उसको डी कोड करते हुए रीड करो। और आपको पता है मेरे चैनल पर मैं एनसीईआरटी को पूरा का पूरा डी कोड करती हूँ, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का क्या मतलब है बेटा? मतलब हम सांस कब कम लें, कब ज्यादा लें। लाइक दिस इज द नॉर्मल ब्रीथिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, दैट इज द नॉर्मल ब्रीथिंग। लेकिन कई बार हम जब योगा करते हैं तो हम अपनी सांस को रोकते हैं, ठीक है, या फिर कभी फोर्स्ड ब्रीदिंग करते हैं, या फिर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं बेटा। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, आपको पता है वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऑक्सीजन का प्रेशर। तो जब हम बेटा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तब भी हमारी ब्रीदिंग फास्ट फास्ट होती है। तो ये जो तामझाम है, कब कम लेनी है सांस, कब ज्यादा लेनी है, कैसे रेगुलेट करना है, कोई तो इसको रेगुलेट करता होगा ना, कोई तो मैनेजर होगा ना। अगर आपके घर पर भी कोई मैनेजर ना हो तो आपकी चीजें इधर उधर बिखरी रहे, तो आई एम श्योर कि आपकी मॉम आप इन सारी चीजों का ध्यान रखती होंगी। तो बेटा इसी तरह जो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को, कौन रेगुलेट करता है? हमारा ब्रेन। कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्रेन किस तरीके से रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। कहाँ, कौन सबसे इंपॉर्टेंट, तो ब्रेन के अंदर कौन सा सेंटर होता है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। देखो बेटा, पहले मैं जनरल में आपको समझाती हूँ। जो रेस्पिरेशन है बेटा, रेस्पिरेशन को हम दो तरीके से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले मैं समझाती हूँ नर्वस कंट्रोल, एंड दूसरा है केमिकल, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल करते हैं ये दोनों ही कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ब्रेन में कौन सा पार्ट बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, समझ में आया? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं नर्वस और केमिकल। कुछ केमिकल या कुछ रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट रखते हैं। इसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है, वो भी किस तरीके से उसको कंट्रोल करता है। और जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बेटा ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं रिदम सेंटर। क्या कहते हैं हम? रिदम सेंटर। समझे बच्चों? ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ब्रेन का जो पार्ट है, इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट है, जिसे हमने बोला रिदम सेंटर। याद हो गया? मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन के अंदर, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर रिदम, ये आपका रिदम सेंटर। तो ये जो सेंटर है, रिदम जो सेंटर है बेटा, ये क्या करता है बेटा? अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर, जब भी हमारी बॉडी के अंदर मान लो CO2 ज्यादा हो गई, एच आयन ज्यादा हो गए, जब CO2 और एच आयन ज्यादा हो जाएंगे, आपको पता है CO2 भी एसिडिक गैस है, एच आयन की वजह से भी pH क्या हो जाएगी हमारी बॉडी की? डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी कभी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, pH डिक्रीज हो जाएगी, ये जो रिदम सेंटर है ये मैसेज भेजेगा किसको? रेस्पिरेटरी मसल्स को। किसको भेजेगा? रेस्पिरेटरी मसल्स को भेजेगा। रेस्पिरेटरी मसल्स को भेजेगा। कहाँ होती है रेस्पिरेटरी मसल्स? डायाफ्राम में। सब कुछ मैं पीछे करवा चुकी हूँ, जो बच्चों को नहीं पता है वो पीछे वीडियो देख के आए बेटा। तो कहाँ होती है रेस्पिरेटरी मसल आपकी?
डायाफ्राम के अंदर होती है। तो जब रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी मसल को मैसेज भेजेगा कि भैया इंस्पिरेशन करो, ऑक्सीजन दो, CO2 बहुत ज्यादा हो गई है, CO2 को लो, अगर ऐसा नहीं होगा तो CO2 बहुत ज्यादा हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगा, आप लोग मर जाओगे। ठीक है, तो ये रिदम सेंटर को कौन मैसेज भेज रहा है आपका, यह जब भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो रिदम सेंटर किसको मैसेज भेजेगा, रेस्पिरेटरी मसल्स को। रेस्पिरेटरी मसल्स आपको पता है इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, कहाँ होती है, वो डायाफ्राम के अंदर होती है। तो उसको मैसेज भेजेगा कि भैया रेगुलेट करो, इंस्पिरेशन करो, अदरवाइज CO2 बहुत ज्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर। समझ में आया बच्चों? बेटा आपको पता है हार्ट के अंदर प्यूरिफाई होता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट में जब भी एओर्टा के अंदर, एओर्टा रेगुलेट करता है, जब भी एओर्टा के अंदर भी CO2 ज्यादा हो जाएगा तो एओर्टा भी सिग्नल भेजेगा रिदम सेंटर को, और रिदम सेंटर क्या करेगा, फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और रेस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल भेजेगा। आया समझ में? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर स्पेशलाइज सेंटर होता है जिस सेंटर का नाम है रिदम सेंटर। समझ आया? मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पेशलाइज सेंटर, उसको बोलते हैं रिदम सेंटर। रिदम सेंटर क्या करेगा बेटा, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन की ज्यादा होगी, pH कम होगी, सेंस करेगा उसको और सिग्नल भेज देगा रेस्पिरेटरी मसल्स को। रेस्पिरेटरी मसल्स हमारे रहती है डायाफ्राम के अंदर, तो वो भेजेगा भैया इंस्पिरेशन स्टार्ट करो, ऑक्सीजन को दो। ठीक है, समझ आया? दूसरा बेटा, जो दूसरा हमारा जो सेंटर है वो प्रेजेंट होता है पोन्स। वो कहां प्रेजेंट होता है, पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में। ठीक है, अब क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स। कौन होते हैं, न्यूरॉन्स। बेटा दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, डोर्सल एज वेल एज वेंट्रल। डोर्सल एज वेल एज वेंट्रल। डोर्सल न्यूरॉन जो होते हैं बेटा वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे होते हैं। ठीक है बेटा, डोर्सल न्यूरॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा के बैक साइड में होते हैं, वेंट्रल न्यूरॉन फ्रंट साइड में होते हैं, किसके, मेडुला ऑब्लोंगेटा के। ठीक है, MO लिखा है मैंने, मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझ आया? पहला मैंने बताया मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो रिदम सेंटर होता है वो रेगुलेट करता है। दूसरा अब मैं बता रही हूँ जो पोन्स रीजन होता है बेटा ब्रेन का, जो पोन्स रीजन होता है, आपको घबराओ मत अगर नई नई टर्म लग रही है तो हम इसको अच्छे तरीके से, ब्रेन के बारे में आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में, तो ब्रेन का डायग्राम आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो हम बिल्कुल स्क्रैच से बेटा पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम में। तो अब आपको क्या याद रखना है कि ब्रेन का दो रीजन होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स रीजन। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर रिदम सेंटर होता है, वो कंट्रोल करता है। अब पोन्स रीजन के इधर न्यूरॉन्स रहते हैं बेटा। क्या रहते हैं बेटा, हमारे ये नर्वस सिस्टम में क्या रहते हैं बेटा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे और वेंट्रल रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के सामने। तो बेटा ये वेंट्रल न्यूरॉन का एज सच कोई काम नहीं है। ठीक है, वेंट्रल न्यूरॉन का एज सच कोई काम नहीं है। ये जो वेंट्रल न्यूरॉन है बेटा, ये जनरली फोर्स्ड अगर हम ब्रीदिंग लेते हैं, इस तरीके से अगर हम सांस लेते हैं बेटा, तो वहां पर इसका रोल आता है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। सारा का सारा हमारा जो दारमदार है वो है डोर्सल पर। जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, डोर्सल। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन्स में दो तरह के होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल पीछे रहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के, वेंट्रल आगे रहते हैं। वेंट्रल सिर्फ और सिर्फ फोर्स्ड ब्रीदिंग में काम आते हैं और सारा का सारा दारमदार रहता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? अब आते हैं हम पोन्स रीजन पर। अब हम आते हैं बेटा पोन्स रीजन पर। ठीक है, जो पोन्स रीजन का अपर पार्ट होता है बेटा, जो पोन्स रीजन का अपर पार्ट होता है बेटा, वहां पर प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये कंट्रोल करता है बेटा कि किस तरह से रिदम सेंटर फंक्शन करेगा। ठीक है, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ये जनरली जो डोर्सल न्यूरॉन होते हैं उनको सिग्नल भेजता है। अब क्या सिग्नल भेजता है, हमारी बॉडी के अंदर हवा भर गई, लंग्स ने हवा ले ली। ठीक है, तो जब लंग्स प्रॉपर पूरी हवा ले लेता है हमारी बॉडी में, तो ये डोर्सल न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है, भाई इसको बंद कर दे, अब लंग्स को हवा लेना बंद कर दे। अगर वो हवा लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा और शट डाउन नहीं होगा प्रोसेस, तो हमारा लंग्स फट जाएगा। ठीक है, तो जो एयर बैग है, लंग्स क्या है, एयर बैग, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एयर ही तो आ सकती है उसके अंदर। तो
तो जब भी हम सांस लेते हैं और हमारे लंग्स में पर्टिकुलर अमाउंट में, अप्रोप्रिएट अमाउंट में हवा भर जाती है, तो ये डोर्सल न्यूरॉन को भेजता है, सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल भेजता है? कि भैया तू बंद कर दे, शट डाउन कर दे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अब हवा भर चुकी है। ठीक है बेटा। इसी के तरह बेटा पोन्स रीजन के अपर पार्ट में न्यूमोटैक्सिक रहता है और इसके जो न्यूमोटैक्सिक के नीचे रहता है बेटा एपन्यूटैक्सिक, एपन्यूटैक्सिक सेंटर। ठीक है बेटा, एपन्यूटैक्सिक। एपन्यूटैक्सिक सेंटर का काम क्या है? एपन्यूटैक्सिक सेंटर का काम होता है थोड़ा सा शटडाउन प्रोसेस को डिले करना। ये न्यूमोटैक्सिक हमेशा एक्टिवेट रहता है, एपन्यूटैक्सिक एक्टिवेट होता है जब हम योगा कर रहे होते हैं। जैसे हमें सांस अंदर रोक के रखनी है, न्यूमोटैक्सिक तो एक टाइम के बाद बोलेगा बंद कर दो, उसका तो एक टाइम पीरियड है। जब हमें सांस देर तक रोक के रखनी है, जब हम योगा कर रहे हैं, तो उस वक्त ये एपन्यूटैक्सिक जो सेंटर होता है बेटा, ये बोलता है हमारे डोर्सल न्यूरॉन को थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा देर बाद बंद कर देना। समझ आया बच्चों? तो ये पूरा है रेगुलेशन। तो मैं एक बार अभी हम इसको थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of body tissues। भाई हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही एबिलिटी है कि हम अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सके। कैसे कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को? कौन करता है? मैंने बेटा बताया कौन मैनेजर है? हमारा ब्रेन। ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ? मेडुलर रीजन के अंदर। ब्रेन, उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। ठीक है, दूसरा सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में, जिसको क्या कहते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। समझ आया? दो सेंटर है ब्रेन के। समझ आया? दो सेंटर है। कौन कौन सा? एक है मेडुला ओब्लोंगेटा। कौन सा है? मेडुला ओब्लोंगेटा। दूसरा कौन सा है ब्रेन का? पोन्स रीजन। पोन्स रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? पी से पोन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है? रिदम सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? इस रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है और ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरली वर्ड पे बेटा यहाँ पे जोर दे रही हूं मैं, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए। समझ आया? अब न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। मैंने बताया न्यूमोटैक्सिक सेंटर सिग्नल भेजता है कि भैया रेस्पिरेशन सिस्टम को बंद कर दो। तो यानी कि कितनी तेजी से सांस लेनी है और कितनी धीरे सांस लेनी है, हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। समझ आया? क्योंकि वही सिग्नल भेजता है। किसको भेजता है? डोर्सल न्यूरॉन को, कि भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर दो, अब हवा भर गई है। तो यानी हमारा रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है बेटा, डिकोड करो चीजों को, सोचो। तो रेस्पिरेटरी रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2। अब इन्होंने कहा है बेटा रिदम जो सेंटर है उसके पास कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है। कौन सा एरिया प्रेजेंट है? कीमोसेंसिटिव एरिया। इस कीमोसेंसिटिव एरिया में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर। जैसे ही CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है ये रिसेप्टर भांप लेते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया को बताते हैं, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव है। तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया कहते हैं भैया सी से कीमोसेंसिटिव, सी से CO2। तो उस कीमोसेंसिटिव एरिया कहते हैं भैया अब तो मैं फंस जाऊंगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है। तो वो भाग के अपनी मम्मी के पास जाता है जिसका नाम है रिदम और उसको बता देता है। समझ आया? तो कीमोसेंसिटिव हमेशा रिदम के साथ ही रहता है क्योंकि दोनों माँ बेटे हैं। अंडरस्टैंड? तो कीमोसेंसिटिव एरिया रिदम सेंटर के पास होता है जो कि हाईली सेंसिटिव है CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए। जैसे ही हाइड्रोजन आयन और CO2 बढ़ते हैं एक्टिवेट हो जाता है ये, और सिग्नल किसको भेजता है? मैंने बताया भाग के कहाँ जाएगा? अपनी मम्मी के पास। कौन है मम्मी? रिदम सेंटर। उसके पास सिग्नल भेजता है और ताकि एडजस्टमेंट की जा सके रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, ताकि इंस्पिरेशन हो। अब रिदम सेंटर किसको सिग्नल भेजेगा? रेस्पिरेटरी
मसल्स को। रेस्पिरेटरी मसल्स कहाँ होती है? डायाफ्राम में होती है। और ताकि जो भी CO2 और हाइड्रोजन आयन है ये सब्सटेंस को हम जल्दी जल्दी बाहर निकाल सकें। समझ आया? उसके बाद मैंने दूसरा कहाँ बताया था? और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आयोटिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में। ये भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि CO2 और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। और ये सिग्नल किसको भेजेंगे फटाफट? ये भी अपनी मम्मी को भेजेंगे, अब रिदम सेंटर को। ठीक है, तो रिदम सेंटर फिर से रेस्पिरेटरी मसल्स को भेजेगा। तो रिदम सेंटर के दो बेटे हैं, एक कीमोसेंसिटिव एरिया और ये आपका आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी और आयोटिक आर्च तो हार्ट के पास रहते हैं, इसने उसको गोद दे दिया हार्ट को। ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया भैया वो इसके बिना रह नहीं सकता, वो यहीं रहता है। इन सब का काम क्या है इनके बच्चों का कि CO2 और H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जानी है तो अपनी मम्मी को बताते हैं। इनकी मम्मी क्या करती है? रेस्पिरेटरी जो उसने नौकर चाकर रखे हुए हैं रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह, उनको सिग्नल भेज देती है कि भैया अब इंस्पिरेशन कर दो और CO2 को अंदर भेज दो, ये अनवांटेड चीज है, इनको भी बाहर निकाल दो। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन रेगुलेशन में। किसका रोल है? CO2 का। किसका रोल है? CO2 का। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने को ये छोटा सा तुम्हें पहरा लग रहा है, लेकिन इसको याद रखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इसको कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, अदरवाइज तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। रट के बायो नहीं कर सकते हो बेटा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक आप रट के बायो नहीं कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं बेटा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सिंपल बता दूं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हाइपोक्सिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जनरली कब होती है ऑक्सीजन की कमी? या तो किसी बीमारी के अंदर होती है, ठीक है, या फिर जब मैंने बताया कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर 50 से 55 है। जितना हम हाई पे जाते जाएंगे तो वो बहुत ही कम है। तो क्या करते हैं, तो आपकी बॉडी में हम जल्दी, अब हमारे लंग्स को, हमारे टिश्यूज को तो ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूअसली चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जल्दी 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 ब्रीथ करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाए। ठीक है, अदरवाइज लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, हम मर भी सकते हैं। जनरली बेटा ये क्वेश्चन भी, ये भी दिमाग में आता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी नोज में से ब्लीडिंग होने चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से कि कई बार बर्स्ट हो जाती हैं आर्टरीज और कई बार यहाँ पे बर्स्ट हो जाती है ब्लड वेसल्स, तो जिसकी वजह से नाक में से खून आने लगते हैं। तो ये चीजों का इसीलिए बोलते हैं कि तेज तेज भागना नहीं चाहिए हाई एल्टीट्यूड पे। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो या ऊपर चढ़ रहे हो तो स्लोली स्लोली चढ़ो। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम फिर तो जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं वो रह ही नहीं सकते हैं, पहाड़ों पे लोग कैसे रह सकते हैं, उनको क्यों नहीं ऐसे तेज तेज ब्रीथ लेते हैं? हम लोग जो यहाँ प्लेन में रहते हैं उन्हीं को क्यों प्रॉब्लम आती है? तो बेटा वो इसलिए है कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं, अडप्टेशन वर्ड सुना है ना आपने, उन्होंने अपने आप को अडप्ट कर लिया होता है। कैसे? उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन बना लिए होते हैं। तो जितने ज्यादा हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कम, तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग में भी, कम ब्रीदिंग में भी, नॉर्मल ब्रीदिंग में भी ज्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। तो यही वजह है बेटा कि जो माउंटेन ड्वेलर होते हैं उनके पास हीमोग्लोबिन लाल लाल होते हैं। आप क्या कहते हो, अरे इनके तो गाल टमाटर जैसे लाल है? भैया करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उनको भी दिक्कत आएगी। हमें 2-4 दिन के लिए घूमने मनाली चले गए, हम लोगों को वापस आ जाना है, तो हमारा इतनी जल्दी बॉडी एक्मलेटाइज नहीं होगी, अडप्ट नहीं होगी। ठीक है, उनको हमेशा ही वहां पर रहना होता है। तो बेटा अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है बेटा, आपको ब्रोंकियल ब्रोंकियोल्स पता है लंग्स के अंदर, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। जिनको नहीं पता है बच्चों वो प्लीज पुराना लेक्चर देखें और अपनी रेगुलरिटी रखें और अच्छे से पढ़ें। तो जो अस्थमा है इसमें हमारी जो ब्रोंकियोल्स है उसमें सांस इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। बेटा ये जो अस्थमा है वो किसी भी कारण से हो सकता है। किसी को एलर्जी के कारण से होता है, जैसे पोलन ग्रेन्स, जिसे हे फीवर हम कहते हैं, तो पोलन ग्रेन की एलर्जी होती है। तो पोलन ग्रेन हमारी इसके अंदर जाते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त क्या होता है बेटा, जब हम पोलन ग्रेन इनहेल करते हैं तो अब पोलन ग्रेन तो बहुत ही छोटे होते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं। अब इसको बाहर निकालना है, तो जब आप इसको बाहर निकालने के लिए हमारे जो नेजल्स डक्ट होती हैं या म्यूकस जो सेक्रीट करती है, वो बहुत सारा म्यूकस सेक्रीट करती हैं। तो उस म्यूकस सेक्रीट करने की वजह से ब्रोंकी बड़ी चिपचिपी और हो जाती हैं बेटा। इस वजह से ये जो
इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स का, और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जनरली जो इनहेलर यूज होते हैं उनके अंदर स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे वो ब्रोंकी को ओपन कर सके, उसकी इन्फ्लेमेशन को खत्म कर सके, ताकि हम इजीली सांस ले सके। इसलिए आपने देखा होगा जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं वो इनहेलर अपने साथ में लेके चलते हैं। ठीक है। अब दूसरी डिजीज है बेटा एम्फीसीमा। दूसरी जो ये वाली डिजीज है एम्फीसीमा। अब इसमें तो अस्थमा में ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। एम्फीसीमा के अंदर जो एल्वियोलर वॉल होती है, अब देखो हमारे जो लंग्स में एल्वियोली है, ठीक है, लंग्स में एल्वियोली है। अब क्या होता है बेटा, हमारी एल्वियोली बड़ी लाल लाल और बड़ी बढ़िया रहती है, लेकिन जब पॉल्यूटेड एयर अंदर जाती जाएगी तो वो क्या करेगी, जो एल्वियोली की वॉल है उसको डैमेज कर देगी। अब एल्वियोली कम हो गई, तो सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन कम जाएगी हमारी बॉडी में टिश्यूज के पास, और रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। और इस डिजीज से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसका कॉमन कोज है सिगरेट स्मोकिंग। तो जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में सिगरेट पीते हैं उनके एल्वियोली की वॉल डैमेज हो जाती है। तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डिसऑर्डर का मतलब समझते हो बेटा, एक होता है एक्यूट वर्ड, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब मुझे आज प्रॉब्लम है कल नहीं है, जैसे मुझे आज कोल्ड है, जुकाम है और कफ है, मैं खांस रही हूँ लेकिन कल मैं बिल्कुल ठीक हो गई, दैट इज एक्यूट, जो थोड़े टाइम के लिए रहता है। क्रॉनिक जो लंबे समय के लिए रहता है। ठीक है। ये टर्म्स आपने 9th में पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर जो एम्फीसीमा है वो क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है। तो जिससे एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया, तो ये सिगरेट स्मोकिंग मैंने आपको बताया इसका मेजर कॉज है, सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट जो डिजीज है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है बेटा, अब कुछ लोग, काफी सारे लोग माइंस में काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं, तो वो जो डस्ट या सिलिका डस्ट, ये क्या होती है, रेस्पिरेशन से इनहेल करते रहते हैं। ठीक है। या स्टोन ब्रेकिंग में, ग्राइंडिंग में, ऐसी जगह काम करते हैं। तो ये जो डस्ट होती है वो बॉडी एक टाइम तक तो डस्ट को बाहर निकाल सकती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में ये डस्ट अंदर जाने लगती है तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है। हम तो यहाँ पढ़ते हैं ना नेजल एयर, यहाँ पर ही सब कुछ ट्रैप हो जाता है, आप तो ये कहोगे, लेकिन उसकी भी एक क्वांटिटी होती है ना। आपके पास यहाँ पे 10 सोल्जर है और सामने वाली टीम के 100 सोल्जर आ गए, तो 10 सोल्जर 20 को कंट्रोल कर लेंगे, 50 को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो 50 एक्स्ट्रा गए हैं वो तो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे ना बेटा, है ना। तो ये क्या, हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कॉप अप नहीं कर पाता इस सिचुएशन के साथ, तो वो डस्ट अंदर जाती रहती है, जिससे जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं हमारे लंग्स के, उसके अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेशन, वो मोटे हो जाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिससे लंग्स का डैमेज भी हो सकता है। इसलिए जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव मास्क पहनने की सख्त जरूरत है। समझ आया बेटा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ इंडस्ट्री के अंदर जैसे ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग या माइंस डस्ट प्रोड्यूस्ड होती है, तो इतनी डस्ट प्रोड्यूस होती है कि जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का कैन नॉट फुल्ली कॉप अप विद दिस सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मीन्स प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। जो लोग वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब जैसे साइन्यूसाइटिस भी क्या होती है, यहाँ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्फ्लेमेशन, ये किसके कारण होता है, कोल्ड के कारण। मैं आपको सिंपल बताती हूँ, जैसे कि हमारी जो नेजल है ये सबको कंट्रोल करती है, डस्ट पार्टिकल सबको, लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में जाता है तो ये म्यूकस सेक्रीट होता है यहाँ पे। तो म्यूकस क्या करता है, बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, हमें नाक में खुजली चलने लगती है। पता है आपको क्यों चलने लगती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, रेप्लिकेट करते जा रहे हैं हमारे इस सिस्टम में। तो वो जो नेजल चैम्बर ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस ज्यादा से ज्यादा सेक्रीट करती हैं। म्यूकस सेक्रीट क्यों, ताकि बैक्टीरिया उस पर चिपक जाए। ठीक है। तो और फिर क्या होता है, कई बार राइनिसाइटिस मतलब जो नेजल चैम्बर है वो स्वेल हो जाता है, देखा ना, नाक फूल जाती है, रेड हो जाती है कोल्ड के कारण। ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे इलाज नहीं किया तो वो साइनोसाइटिस, यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइनस यहाँ तक चली जाती है, साइनस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर भी इलाज नहीं किया तो ये आपके जो टॉन्सिल्स है, यहाँ पर आप हाथ लगा के देखो तो टॉन्सिल्स है ना बेटा, टॉन्सिल्स पे अटैक करने लगते हैं ये बैक्टीरिया, म्यूकस पूरी जगह फैल जाता है और टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है।
डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर देखता है ना कि जो आजकल बच्चों में इस सीजन में तो बहुत ही ज्यादा होता है, तो टॉन्सिल होता है जिसकी वजह से हाई फीवर आने लगता है, हाई ग्रेड फीवर आने लगता है। वो फीवर क्या है बेटा? फीवर आपकी बॉडी रजिस्ट कर रही है कि बैक्टीरिया जो अंदर है वो किसी तरीके से बाहर निकले। तो वो फीवर हमारा एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें बताता है कि भैया बैक्टीरिया टॉन्सिल्स तक पहुंच गए हैं। यहां पर भी इलाज नहीं किया तो वो लंग्स में चले जाते हैं, ब्रोंकीज में चले जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज और ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, मैम की बात माननी है, ये चैप्टर 3-4 बार पढ़ना है, एनसीईआरटी के पीछे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है और हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आई विल गिव यू रिप्लाई। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। मेरे चैनल के साथ बने रहिए बेटा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। ओके बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।